ऑफिस से आने ही स्नेहा ने कहा, मम्मी कल सुबह की फ्लाइट से मुझे बेंगलुरु जाना है। क्यों अचानक बेंगलुरु? कोई मीटिंग है क्या? नहीं मम्मी, वॉकिंग इंटरव्यू देने जा रही हूँ। इंटरव्यू क्यों? सुधा चौंकी। तुम्हारी नौकरी चली गई क्या? नहीं मम्मी, नौकरी वोकरी कुछ नहीं गई। वह तो अच्छी नौकरी देखी, इसलिए इंटरव्यू देने जा रही हूँ। देखिए क्या होता है। लापरवाही से स्नेहा ने कहा, पर बेटा यहाँ दिल्ली में क्या दिक्कत है? थोड़े ज्यादा पैसे के लिए नई नौकरी, नया शहर, नए लोग। मम्मी अनुभव भी तो नया मिलेगा ना। फिर बेंगलुरु बहुत अच्छा शहर है, कूल क्लाइमेट, वहाँ पापा की तबीयत भी ठीक रहेगी, आपको भी अच्छा लगेगा। अरे पहले मुझे इस इंटरव्यू में पास तो होने दो। स्नेहा इस नई नौकरी को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित थी, पर उसकी मम्मी सुधा थोड़ा बेचैन थी। शाम को जब स्नेहा के पापा शशिकांत टहल कर आए तो सुधा ने कहा, अरे जरा समझाओ अपनी बेटी को, नौकरी बदलने की बात कर रही है, वह भी बेंगलुरु में। मम्मी की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि स्नेहा बीच में कूद पड़ी। पापा मम्मी को आप ही समझाइए, इतनी बढ़िया ऑफर आई है और मम्मी पहले से ही टोक टाक कर रही है, जैसे मुझे वह नौकरी मिल ही गई है। अरे सुधा, बेटी को अच्छा लग रहा है, तभी तो जा रही है। उसे अपने पंखों से विशाल गगन में उड़ने दो। एक बार जाकर देख तो लेने दो, अभी कहाँ वह दिल्ली छोड़कर जा रही है। ठीक है भाई, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तुम बाप बेटी को जो अच्छा लगे वही करो। चाय के कप उठाते हुए सुधा ने हथियार डाल दिए। अगले दिन की फ्लाइट से स्नेहा बेंगलुरु पहुंच गई। एक बहुत अच्छी और काफी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू था। ढेरों उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए आए थे, पर अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से स्नेहा ने बोर्ड के पैनल में बैठे सभी सदस्यों का मन जीत लिया था। उसे यह नई नौकरी मिल गई थी, बहुत बढ़िया वेतन, रहने के लिए मकान, आने वाले महीने की पहली तारीख को ज्वाइन करना था। स्नेहा बहुत खुश थी। रात की फ्लाइट से वह दिल्ली वापस आ गई थी। अब कुछ दिनों बाद दिल्ली छूट जाने वाली थी। दिल्ली की ट्रैफिक, मेट्रो या बसों की भीड़, दिल्ली की दिलेरी, ऑफिस, कलीग और रितेश। हाँ, अब रियेश भी पीछे छूट जाएगा। कहीं रितेश को छोड़ने के लिए ही तो उसने यह नई नौकरी नहीं की थी। आंखों के कोनों से निकले आंसू को उसने पेपर नैपकिन से पोंछा। अगले दिन ऑफिस जाकर पहला काम उसने बास को अपना रेजिग्नेशन लेटर देने का किया। बास तो हैरान रह गए, इतनी मेहनती लड़की का जाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने पूछा, व्हाट्स द प्रॉब्लम? सम पर्सनल मैटर सर, कहकर वह केबिन से बाहर आ गई। उसने देखा रितेश अभी तक आया नहीं था। वह सोच में पड़ गई, क्यों नहीं आया। स्नेहा ने खुद को मजबूत किया। पूरे दिन वह काम में व्यस्त रही। ऑफिस से निकलते ही उसके मोबाइल पर रितेश का फोन आया। फोन काट कर स्नेहा बस स्टॉप की ओर बढ़ गई। बाद के दिन उसके बहुत हेक्टिक थे। ऑफिस में काम खत्म करने का प्रेशर, घर में सामान की पैकिंग, घर भी किराए पर देना था। इसके लिए एजेंट से मिलना था, बैंक का काम निपटाना था। इतनी व्यस्तता के बीच भी कभी-कभी रितेश की याद आ ही जाती थी, पर खुद को संभालकर वह काम में लग जाती थी। रितेश शायद छुट्टी पर था, पर दिन में एक बार तो उसका फोन उसके मोबाइल पर आ ही जाता था। कभी स्नेहा उसका फोन काट देती तो कभी पूरी की पूरी घंटी बजने देती। अब उसका रितेश से बात करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। आखिर बेंगलुरु जाने का दिन आ ही गया। सारा सामान छोटी ट्रक में भरकर रात की ट्रेन से मम्मी पापा के साथ स्नेहा बेंगलुरु के लिए निकल गई। उसे लगा जीवन का एक चैप्टर पूरा हो गया। उसके जाने के अगले दिन ही रितेश ऑफिस आया, उतरा हुआ चेहरा, जैसे लंबी बीमारी से उठा हो। वह स्नेहा से काफी नाराज था। इतने दिनों से उसने उसका फोन नहीं उठाया था। आज वह उसे खूब खरी खोटी सुनाएगा। ऑफिस में उसे स्नेहा दिखाई नहीं दी तो उसने कनक से पूछा,
यार कनक, स्नेहा दिखाई नहीं दे रही? अरे तुझे पता नहीं, स्नेहा तो नौकरी छोड़कर चली गई, कनक ने कहा। नौकरी छोड़कर चली गई? रितेश को हैरानी हुई। मुझे बताया भी नहीं? रितेश के पुरुष अहम को चोट पहुंची, उसे ऐसी कौन सी तकलीफ हो गई थी जो वह इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर चली गई? शाम को वह उसके घर गया। घर में रंग रोगन का काम चल रहा था। उसे आश्चर्य हुआ। अगले दिन उसे ऑफिस से पता चला कि स्नेहा ने बेंगलुरु में नई नौकरी कर ली है। रितेश की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। स्नेहा की खास फ्रेंड रतिका ने उसे एक चिट्ठी दी। उसने झट से खोला। स्नेहा की चिट्ठी थी। उसके नाम प्रिय रितेश। प्रिय का संबोधन लिखने में हाथ जरा कांप रहे हैं। क्या तुम अभी भी मुझे प्रिय हो? हाँ, प्रिय तो हो ही नहीं। नहीं, फिर भी हम दोनों 4 साल से एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि 4 सालों में भी मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। खैर छोड़ो, पूरी जिंदगी साथ रहकर भी शायद एक दूसरे को पहचाना नहीं जा सकता। यह चिट्ठी जब तुम्हें मिलेगी, तब तक मैं तुमसे दूर, बहुत दूर निकल चुकी होऊंगी। ऑफिस में बैठकर तुम्हें यह चिट्ठी लिख रही हूँ। पूरे 1 महीने से मैं यही सोच रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि आखिर मुझे तुम्हें यह तो बताना ही चाहिए कि मैं तुमसे दूर क्यों गई। इसीलिए मैंने यह चिट्ठी लिखी है। सुबह की सुनहरी धूप खिड़की से आती है और अंदर ढेर सारा प्रकाश फैल जाता है। बाहर पेड़ पौधे, जंगल, खेत लगता है भाग रहे हैं। और याद आता है वह दिन जिस दिन हम दोनों मिले थे। पहले दिन ही ऑफिस में तुम्हें देखकर ऐसा लगा था कि तुम सबसे अलग हो। तुमने मुझे इजहार किया तो शर्माते हुए मैंने सहमति दे दी। तुमने कहा कि तुम्हारी मम्मी को मेरी नौकरी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट हम एक ही ऑफिस में थे तो साथ ही निकलते और पूरे दिन एक दूसरे का सहवास पाते रहते। मैं बहुत खुश थी कि मुझे एक समझदार और प्रेम करने वाला जीवन साथी मिला है। हम दोनों ने मिलकर भविष्य के न जाने कितने सुनहरे सपने देखे। मैंने जब तुमसे बताया कि मुझे पढ़ाने के लिए पापा ने कर्ज लिया है और मेरे वेतन का एक बड़ा हिस्सा कर्ज भरने में चला जाता है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, इसलिए उनके प्रति भी मेरी तमाम जिम्मेदारियां होंगी। मुझे लगा था कि तुम प्यार से कहोगे कि क्या तुम्हारे माँ बाप मेरे माँ बाप नहीं हैं? अगर तुम मेरी माँ की देखभाल कर सकती हो तो क्या तुम्हारे परिवार के प्रति मेरा कोई कर्तव्य नहीं है? बट आई वॉज शॉक्ड। जब तुमने कहा कि यह तुम्हारे पापा की प्रॉब्लम है, तुम्हें पढ़ाने की उनकी जिम्मेदारी थी, वह कर्ज भरने के लिए तुम बंदी नहीं हो। बात रही उनके प्रति जिम्मेदारी की, तो हमारे समाज में बेटी के घर का पानी भी नहीं पिया जाता। रितेश, तुम्हारी बात सुनकर मेरे कलेजे में आग लग गई थी। अगर संतानों के प्रति माँ बाप की जिम्मेदारी है, तो क्या माँ बाप के प्रति संतानों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो क्या मैं बेटी हूं तो मेरी शादी के बाद मेरे ऊपर, मेरे वेतन पर पति का ही हक है? तुम चाहते थे कि शादी के बाद मैं तुम्हारी माँ की देखभाल करूं, उनका आदर करूं, तो फिर मैं भी तो तुमसे अपेक्षा रखती थी कि तुम भी मेरे माँ बाप का आदर करो। तो इसमें गलत क्या है? आज के युग में कहा जाता है कि जमाना बदल गया है, पर तुम पुरुषों के विचार आज भी पुराने जमाने वाले ही हैं। तुम लोग जब चाहो मॉडर्न हो जाओ और जब चाहो समाज की दुहाई देने लगो। तुम लोगों की इसी मानसिकता की वजह से आज भी भ्रूण हत्याएं हो रही है। अच्छा हुआ कि तुम्हारी मानसिकता का पता विवाह के पहले चल गया, वरना शादी के बाद कलह और क्लेश हमारे वैवाहिक जीवन को नष्ट कर देता। बेंगलुरु में मुझे बढ़िया नौकरी का ऑफर मिला, उसे मैंने स्वीकार कर लिया। तुम्हें भुलाना शायद मुश्किल होगा, पर नए शहर में नए तरीके से जीने की कोशिश करूंगी। अगर जीवन के किसी मोड़ पर मिल भी जाएं तो बुलाने की कोशिश मत कीजिएगा।